हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास सावधान हिंदुस्तान का पार्ट 11। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर जान बचाना चाहते हो तो मुझसे रहम की भीख मांगो। अगर ये नहीं मांगता तो मैं मांगने को तैयार हूँ। जगमोहन कह उठा। तुम्हारा साथी ज़्यादा समझदार है देवराज चौहान। मैं हिंदुस्तान क्यों आया? अपने भाई की मौत का बदला लेने आया। पाकिस्तान में हमेशा मुझे ये सोचकर परेशानी होती रहती थी कि मेरे भाई का हत्यारा अभी जिंदा है। ये सोचकर भी मैं परेशान होता रहा कि देवराज चौहान ने मेरे कई काम बिगाड़े, परंतु मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बहुत व्यस्त रहा। अब फुर्सत मिली तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चला आया, तेरे को कुत्ते की मौत मारने के लिए। हामिद अली खतरनाक स्वर में कह रहा था। परंतु मेरा प्रोग्राम तेरे को आनन फानन मारने का नहीं है। पाकिस्तान लौटने की मुझे जरा भी जल्दी नहीं है। तबीयत से तुम लोगों के साथ खेलूँगा, परंतु मोना चौधरी किस्मत वाली निकली कि वो हिंदुस्तान में ही नहीं है। अब उसके लिए मुझे फिर कभी हिंदुस्तान आना पड़ेगा। तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है? उससे तो तुम्हारे आदमी निपट लेंगे, जगमोहन ने कहा। साला चूहा भी बोलता है। हामिद अली जगमोहन को देखकर हंसा। अपने भाई के हत्यारों को मैं खुद तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम दोनों भी तड़पोगे, लेकिन मरना नहीं चाहोगे। ऐसा ही कुछ सोचा है मैंने तुम दोनों के लिए। मुझे इस बात का जरा भी आभास हुआ होता कि तू मेरे लिए हिंदुस्तान आएगा तो मैं कब का तेरे को पाकिस्तान में मिल चुका होता, जैसे तेरे भाई से मिला था। देवराज चौहान दांत पींचकर बोला। तू बहुत जल्दी कुत्ते की मौत मरने वाला है। ऐसे में तेरे भौंकने का मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमें बांधकर शेर बन रहा है, जगमोहन बोला। खोल के तो देख। खोलना छोड़ो, मैं तुम दोनों को बहुत जल्दी आज़ाद करने जा रहा हूँ। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी तुम दोनों की हैसियत पिंजरे में बंद चूहे से ज़्यादा नहीं होगी। बहुत मज़ा आने वाला है तुम दोनों के साथ। क्या इरादा है तेरा? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैंने तो सोचा था कि तुम हमें शूट करने जा रही हो। पागल हो? तुम्हें कुत्ते की मौत मारने के लिए पहले कुत्ता बनना पड़ेगा, समझे? पहले मैं तुम दोनों को कुत्ता बनाऊंगा, फिर मारूंगा। हामिद अली शब्दों को चबाकर बोला। तुम दोनों को कुत्ता बनाने के लिए तड़प रहा हूं मैं। ये क्या चाहता है? जगमोहन बोला। पता नहीं। देवराज चौहान के दांत पिचे हुए थे। अगर मेरे कहर से बचना चाहो तो उसका भी रास्ता है मेरे पास। हामिद अली की आंखों में तीखी चमक थी। मैं बचना चाहता हूँ, जगमोहन बोला। बताओ, जान की भीख मांगूं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे मार्शल का ठिकाना बता दो। वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उसे पकड़वा देते हो तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। हमें मार्शल के बारे में नहीं पता। तुम दोनों ने कई बार मार्शल के लिए काम किया है। किया तो है। वो मेरे सामने पैसे का ढेर लगा देता है तो उसकी बात माननी पड़ जाती है, जगमोहन बोला। साले के पास बहुत पैसा है, जितना मुंह खोलो भर देता है। फिर तो तुम्हें मार्शल का ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ मिलेगा। नहीं पता। जगमोहन ने गहरी सांस ली। वो फ़ोन पर बात करता है। ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद आ जाता है, या हमें अपने ठिकाने पर लाने के लिए अपने आदमी भेज देता है, जो हमारी आंखों पर कपड़ा बांधकर। जवाब देने की जल्दी न करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, हामिद अली कड़वे स्वर में बोला। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमारी बहुत चिंता है, पर हमें सच में नहीं पता मार्शल कहाँ होता है। लगता है कुत्ते की मौत ही मरना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से जाना चाहता। तुम बोलो देवराज चौहान कि मार्शल। अगर हमें पता भी होता तो तब भी तुम्हें न बताते। ये मार्शल की समझदारी है
कि उसने हमें अपना ठिकाना नहीं बताया कि वो कहाँ पर मिलता है। वो मौत का दूसरा नाम है। तुम अभी ठीक से उसे जानते नहीं। डकैती मास्टर साहब, मार्शल को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तभी तो उसके बदले तुम लोगों को छोड़ने को तैयार हूँ। वो फसाद की जड़ है। वो मर जाए तो मेरे कई दुश्मन सिर उठाने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। उसके आदमी पाकिस्तान में भी मुझे परेशान करते रहते हैं। अगर कुत्ता बनकर कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहते तो मार्शल के बारे में बता दो, तुम दोनों को छोड़ दूंगा। तुमने हमारे साथ जो करना है करो, देवराज चौहान बोला। तो तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? हामिद अली हंसा। अभी तो खेल भी शुरू नहीं हुआ। हम हार नहीं मान रहे, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। हम चाहते हैं कि तुम अपना खेल शुरू करो, जो करना है करो। इस तरह बंदे बंदे हम तंग आ गए हैं। मौका लगा तो तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं हामिद अली। मानना पड़ेगा कि हौसला है। इस हाल में भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो, धीरे धीरे कुत्ता बनते जा रहे हो। पर मैं तुम दोनों को पूरी तरह कुत्ता बनाकर ही कुत्ते की मौत मारूंगा। हामिद अली के होठों से गुर्राहट निकली और वहाँ खड़े आदमी से बोला, मूसा कहाँ है? वो कुछ देर पहले ही बाहर गए हैं, बताकर नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। हामिद अली ने मोबाइल निकालकर मूसा को फ़ोन किया। कहाँ हो? हामिद अली ने पूछा। मैं आ पहुँचा हूँ, कुछ ही देर में पहुँचा जनाब। डॉक्टर भी आने वाला है, उधर से मूसा ने कहा। अनीस ने सामान तैयार कर लिया है। हामिद अली ने फ़ोन बंद करके पास के आदमी से कहा, अनीस को बुलाओ। इसी पल ही अनीस वहाँ आ पहुँचा। वो नहाकर आया था, सिर के बाल गीले थे। सलाम जनाब, अनीस मुस्कुराकर बोला। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। हामिद अली ने उठकर अनीस को गले से लगाया। डॉक्टर आने वाला है, तैयारी पूरी है? हामिद अली ने पूछा। सब कुछ तैयार है, आपका और डॉक्टर का इंतज़ार। तभी हामिद अली का मोबाइल बजा। हेलो, उसने बात की। जनाब, मैं मुन्ना। उधर से मुन्ना की आवाज़ आई। कहो, क्या बात है? दिल नहीं लग रहा जनाब, खाली नहीं बैठा जाता, कोई काम बताइए। मुन्ना ने दूसरी तरफ से कहा। काम? आज का दिन इंतज़ार करो, कल बताऊंगा। बेहतर जनाब। रात के 10 बज रहे थे। उसी ठिकाने पर देवराज चौहान और जगमोहन एक कमरे में बेहोश पड़े थे। पास में डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल और मूसा मौजूद थे। स्पष्ट लग रहा था कि डॉक्टर अभी अभी फुर्सत में आया है। देखते ही देखते उसने देवराज चौहान और जगमोहन को इंजेक्शन लगाए और सीरीज रखता कह उठा। बहुत मामूली कट है, टाके लगा दिए हैं और पावरफुल इंजेक्शन लगा दिए हैं कि जख्म जल्दी सूखे। कल नहीं तो परसों तक जख्म पूरी तरह सूख जाएंगे। इन्हें सुबह शाम इंजेक्शन लगाने हैं। मैं अपनी विश्वास पात्र नर्स को यहाँ भेज देता। नहीं डॉक्टर, मूसा बोला, ये काम तुम ही करोगे, बाहर से कोई यहाँ नहीं आएगा। कल मैंने एक ज़रूरी ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने कहा। सुबह इंजेक्शन लगाने के बाद चले जाना और ऑपरेशन करके वापस लौट आना, मूसा बोला। जैसा तुम कहो। मूसा बाहर निकला तो सामने से आते व्यक्ति से कहा, उन दोनों का ध्यान रखो, वो बेहोश हैं। वो आदमी कमरे में चला गया। मूसा एक अन्य कमरे में पहुंचा, जहां हामिद अली के साथ अनीस मौजूद था। अनीस, मूसा ने कहा, डिवाइस, बम और ट्रांसमीटर उनके शरीरों में फिट कर दिए गए हैं। तुम चेक करो कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं। खोजी डिवाइस हमें ये बताएंगी कि वो दोनों मुंबई के किस हिस्से में है। ज़रूरत पड़ने पर बम उनका काम तमाम करेगा। ट्रांसमीटर से ये जाना जा सकेगा कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं। तीनों चीज़ें ठीक से काम करेंगी, अनीस उठते हुए बोला। बम का कैसे पता चलेगा कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं?
उसे चालू करने के बाद उनके शरीरों में फिट किया गया है। ऐसे में बम के रिमोट का इंडिकेटर लाल रंग में ऑन हो जाएगा। मैं अभी बम का रिमोट देखता हूँ। देख लो, हामिद अली बोला। चेक करने के बाद दोनों बमों के रिमोट मेरे हवाले कर दो। जी जनाब, अगर गलती से भी उनके बटन दब गए तो उन दोनों का काम वक्त से पहले ही तमाम हो जाएगा। अनीस बोला, कम से कम उन रिमोट को जेब में मत रखें। रिमोट ऑफ करने का स्विच तो होगा। हामिद अली बोला, इस बम के रिमोट पर ऑफ का स्विच नहीं है। फिर उन्हें तुम ही रखो। जब जरूरत होगी बम विस्फोट करने की तो तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। परंतु तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि उन दोनों में से किस रिमोट का बम किसके शरीर में डाला गया है? मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि जगमोहन को ख़त्म कर दो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से रिमोट का बटन दबाना है? मुझे पता है जनाब, मैंने डॉक्टर को बता दिया था कि कौन सा बम किसके शरीर में फिट करना है। उन दोनों को अभी बेहोश ही रखा जाए, हामिद अली ने कहा। लेकिन डॉक्टर तो सुबह चला जाएगा, मूसा बोला। कहता है ज़रूरी ऑपरेशन करना। वो कहीं नहीं जाएगा। मेरी तरफ से ये बात उसे कह दो। उन दोनों के पास ही रहेगा जब तक काम ख़त्म नहीं होता। और तुम दोनों चलो मेरे साथ। फैजल रईस और अहमद से बात करनी है। वो कब से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हामिद अली ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अब डकैती मास्टर देवराज चौहान और जगमोहन अपने हिंदुस्तान को नचाएंगे और हम आराम से बैठकर तमाशा देखेंगे। हिंदुस्तान के साथ साथ देवराज चौहान को भी बर्बाद कर दूंगा। हरामजादा मुझसे पंगा लेता है। अगले दिन 12 बजे मुन्ना खान वाले ठिकाने पर। लगता है हामिद अली हमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है, साजिद बोला। तभी तो उसने यहीं रहकर हमें इंतज़ार करने को कहा है। देवराज चौहान और जगमोहन को लेकर वो कुछ बड़ा करने को सोच रहा होगा। उस वक्त कमरे में मुस्तफ़ा, गफूर और वकील भी मौजूद थे। क्या देवराज चौहान और जगमोहन भी हामिद अली के काम में साथ होंगे? वकील ने सबको देखा। चंद पल तो कोई कुछ नहीं बोला। पता नहीं हामिद अली उन दोनों के साथ क्या करने वाला है। वो दोनों हामिद अली का काम क्यों करेंगे? गफूर बोला, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हामिद अली उन दोनों के साथ क्या करने वाला है, तब तक हम ठीक से नहीं सोच सकते। ये तो पक्का है कि हामिद अली जो भी खेल खेलेगा, बड़ा खेल खेलेगा, मुस्तफ़ा ने कहा। तभी मुन्ना ने नादिर के साथ भीतर प्रवेश किया। मुन्ना को पता होगा कि हमसे क्या काम लिया जाने वाला है अब, साजिद कह उठा। हमसे काम? मुन्ना ने शांत स्वर में कहा। पता नहीं, पर हामिद अली ने हमें यहीं टिके रहने को कहा है। तुम्हारी हामिद अली से इस बारे में बात नहीं हुई? इतनी ही हुई कि हम यहीं रहें, ज़रूरत पड़ने पर वो काम करने को बोलेगा हमें। देवराज चौहान और जगमोहन का क्या करने वाला है हामिद अली? मारेगा उन्हें, मुन्ना ने कहा। उन दोनों ने उसके भाई अली को मारा है, कई बार कामों को खराब किया है, अब भुगतेंगे। अब हम इकट्ठे हुए हैं तो हमें कोई बड़ा काम कर देना चाहिए। हामिद अली का इशारा होगा तो तभी काम होगा। वो हमें क्यों मना करेगा? मुस्तफ़ा बोला। तुम बात करके देखो हामिद अली से, गफूर ने कहा। देखूंगा। तभी इकबाल ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, मैं लंच लेकर आता हूँ होटल से, बढ़िया चीज़ खाने को लाना। गफूर बोला, रोज़ रोज़ बढ़िया नहीं खाते, पेट खराब हो जाता है, इकबाल ने मुस्कुराकर कहा और बाहर निकल गया। मुन्ना ने सबको देखा और कह उठा, बेकार की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो, कुछ आराम कर लो। हो सकता है कि आने वाला वक्त व्यस्तता से भरा हो। मैं कहीं पर बम लगाने का प्लान तैयार करता हूँ। खाली बैठकर प्लान बनाना ठीक रहेगा। प्लान तैयार करने में कोई हर्ज नहीं, मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा और दूसरे कमरे में चला गया। यहाँ मंसूर चारपाई पर सोया हुआ था। पास की कुर्सी पर मुन्ना जा बैठा। उसके चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। हुस्ना का चेहरा रह रहकर आंखों के सामने आ रहा था।
दिमाग में खलबली सी मची थी। अब वो कुछ करना चाहता था, परंतु अभी मौका हाथ नहीं आ रहा था। फ़ोन बजा। मुन्ना ने फ़ोन निकालकर नंबर देखा। नंबर समझ में नहीं आया किसका है। मंसूर नींद में करवट बदलता कह उठा, सोने दे यार, उधर जाकर बात कर ले। मुन्ना उठा और बाहर की बालकनी की तरफ बढ़ते एक फ़ोन को कान से लगाया। हेलो, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया? उधर से प्रभाकर की आवाज़ कानों में पड़ी। मुन्ना बालकनी में आ गया था। सामने गली के बच्चे खेल रही थी। कोशिश कर रहा हूँ, मुन्ना ने धीमे स्वर में फ़ोन पर कहा। इस बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कल हमने सुना कि तुमने हामिद अली को फ़ोन करके काम के लिए कहा। हाँ, जवाब नहीं आया। आया होता तो तुमने सुन लिया होता। तुम्हारा दिया माइक्रोफोन हर वक्त मेरी जेब में रहता है। दोबारा फ़ोन करो हामिद अली को, उसे कहो, उसे फिर कहो। ये गलत होगा, वो शक खा जाएगा। एक बार कहना ही बहुत है। पता लगाओ कि हामिद अली कहाँ है। यहाँ किसी को इस बारे में नहीं पता। मुन्ना की आवाज़ बहुत धीमी थी। देवराज चौहान और जगमोहन का भी पता नहीं लगा तुम्हें? सुनो, इस तरह बार बार मुझे फ़ोन करना ठीक नहीं। इतनी लंबी बात करना भी ठीक नहीं। माइक्रोफोन से तुम बातें सुनकर जान ही रहे हो कि यहाँ क्या चल रहा है। कोई खास खबर हुई तो मैं फ़ोन करूँगा। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए फ़ोन कर। याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, सब याद रहता है मुझे, भूलने वाला नहीं। हुस्ना कैसी है? अभी तक तो ठीक ही है, कहने के साथ ही प्रभाकर ने उधर से फ़ोन बंद कर दिया। मुन्ना ने मोबाइल जेब में डाला और वहीं खड़ा गली में खेलते बच्चों को देखने लगा। चेहरे पर गंभीरता और सख्ती छाई हुई थी। आंखों में व्याकुलता बढ़ चुकी थी। अगले दिन सुबह 10 बजे देवराज चौहान और जगमोहन के बेहोश होने के 48 घंटों के बाद देवराज चौहान के होठों से कराह निकली। दिमाग सक्रिय होने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। आंखें खुली तो शरीर में थकान सी महसूस की उसने। अपने आसपास नजरें घुमाई तो खुद को कार की पिछली सीट पर पड़े पाया। पास ही में जगमोहन था, वो भी बेहोश था। उसने कार के बाहर निगाह मारी तो बाहर देखता ही रह गया। सामने उसके ही बंगले का मुख्य दरवाज़ा दिखा, जो कि बंद था। उसी पल उसे ध्यान आया कि वो और जगमोहन तो हामिद अली की कैद में थे। फिर एक आदमी आया। अनीस उसे डॉक्टर कहकर पुकार रहा था। तब उनके हाथ पांव बंधे थे। उस डॉक्टर ने उसे और जगमोहन को एक एक इंजेक्शन दिया तो उसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहा। अब होश आया है। वो यहाँ कैसे पहुँचे? हामिद अली ने उन्हें छोड़ क्यों दिया? जगमोहन पर नज़र मारकर देवराज चौहान कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और कार पर नज़र मारी। ये उनकी अपनी ही कार थी। जब उन्हें पकड़ा गया था तो पकड़ने वाले ने तब उनकी कार संभाल ली थी। देवराज चौहान ने आसपास निगाह मारी। कोई नहीं था, कोई नहीं दिखा। बंगले का गेट खुला हुआ दिखा। देवराज चौहान ने कार के खुले दरवाजे से झुककर पिछली सीट पर पड़े जगमोहन को देखा। फिर पलटकर दरवाजे की तरफ गया और छिपी जगह से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और बंगले में प्रवेश कर गया। वापस लौटा तो हाथ में पानी का जग था, जिसे वो बेहोश जगमोहन पर डालना चाहता था। परंतु वापसी पर उसने जगमोहन को सीट पर बैठे देखा। जगमोहन का चेहरा बता रहा था कि उसे अभी अभी होश आया है। दोनों की नज़रें मिली। जगमोहन ने उसके हाथ में थमे पानी के जग को देखा। तुम क्या करने वाले थे? जगमोहन बोला। तुम बेहोश थे, होश में लाने के लिए तुम पर पानी डालने वाला था, देवराज चौहान ने कहा। तुम होश में थे? 5-7 मिनट पहले ही होश आया। हम अपने बंगले पर कैसे पहुंच गए? हमें तो हामिद अली ने पकड़ रखा था, जगमोहन कार से बाहर निकलते बोला। वो हमें हमारे बंगले में छोड़ गया, देवराज चौहान होठ सिकोड़े कह उठा। ऐसा क्यों किया उसने? तुम भूल गए कि उसने हमें छोड़ने को कहा था। दोनों बंगले में पहुँचे।
उनके चेहरे पर उलझन ही उलझन दिखाई दे रही थी। यहाँ हम जो बातें करेंगे उसे सुन लिया जाएगा। माइक्रोफोन लगे हैं इधर। परवाह नहीं, हामिद अली के आदमी बाहर रहकर हम पर नज़र जरूर रख रहे होंगे। आखिर हामिद अली हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है? कोई खतरनाक खेल खेला है उसने। वो हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। छोड़ा है तो इसमें उसकी ज़बरदस्त चाल होगी। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो तो हमें ख़त्म कर देना चाहता था। तभी जगमोहन ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। तारीख पर निगाह पड़ी तो चौंक पड़ा। आज तारीख कितनी है? जगमोहन के होठों से निकला। 13 या फिर 14? 15 है। मेरी घड़ी 15 तारीख बता रही है। देवराज चौहान ने अपनी घड़ी देखी। वहाँ भी 15 तारीख थी। आंखें सिकुड़ी उसकी। जिस दिन हमें बेहोश किया गया था उस दिन 13 तारीख थी। आज 15 है। इसका मतलब हम 2 दिन बेहोश रहे। दोनों की नज़रें मिली। हामिद अली ने हमें 2 दिन बेहोश क्यों रखा? देवराज चौहान के होठों से निकला। वो डॉक्टर था जिसने हमें इंजेक्शन लगाया था। वो सिर्फ इंजेक्शन लगाने तो नहीं आया होगा। देवराज चौहान के होठ भींच गए। क्या किया है हामिद अली ने हमारे साथ? जगमोहन पुनः बोला। उसने कोई खेल खेला है हमारे साथ और हमें नहीं पता कि वो खेल क्या है। सबसे खतरनाक बात है कि उसने हमें इस तरह आज़ाद कर दिया। ये बात हामिद अली की फितरत से मेल नहीं खाती। वो हमसे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। हमने उसके कई काम बिगाड़े हैं जिनके बदले वह हमें मार देना चाहता था। फिर छोड़ा क्यों? 2 दिन बेहोश क्यों रखा? मुझे लगता है हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। कैसी मुसीबत? जगमोहन के होठों से निकला। पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मुसीबत हमारे सामने आने वाली है। देवराज चौहान ने दांत पींचकर कहा। हामिद अली कोई खेल खेल गया है हमसे और हमें खुला छोड़ दिया। मेरे ख्याल से हमें अपने बंगले से निकल जाना चाहिए, जगमोहन बोला। देवराज चौहान की कठोर निगाह जगमोहन के चेहरे पर जा टिकी। बाहर हामिद अली के लोग जरूर होंगे। हम पर नज़र रख रहे होंगे। उनसे पीछा छुड़ाकर कोई दूसरा ठिकाना देखेंगे वक्ती तौर के लिए। हमें समझना होगा कि हामिद अली हमारे साथ क्या चाल चल रहा है। निकल चलो यहाँ से। दोनों बाहर निकले, कार में बैठे और कार बाहर लेते चले गए। दोनों हर तरह का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। कार दौड़ रही थी और उनकी निगाह हर तरफ जा रही थी। जगमोहन कार ड्राइव कर रहा था। वो बोला, पीछे आता तो कोई नहीं दिख रहा। हैरानी है कि हमारे पीछे कोई नहीं है। देवराज चौहान ने परेशानी भरे अंदाज में सिगरेट सुलगा ली। 10 मिनट और बीत गए कार दौड़ाते। इस दौरान जगमोहन ने जानबूझकर कई मोड़ काटे। खाली जगहों पर भी कार को ले गया, लेकिन अपने पीछे किसी को न पाकर वो व्याकुल हो गए। ये नहीं हो सकता, जगमोहन कह उठा। हामिद अली ने ज़बरदस्त पैतरा फेंका है हम पर। वो हमें इस तरह आज़ाद नहीं करेगा। देवराज चौहान ने दांत पींचकर कहा। उसके खेल को समझना होगा हमें। अब हम क्या करें? किसी रेस्टोरेंट में चलो, कुछ खा लेना चाहिए, देवराज चौहान सख्त अंदाज में कह उठा। अनीस कंप्यूटर के सामने बैठा था। रोशन कंप्यूटर पर मुंबई के नक्शे का छोटा सा हिस्सा सा नज़र आ रहा था और 2 नन्हे बिंदु वहाँ चमक रहे थे। नक्शे में जिस हिस्से पर बिंदु चमक रहे थे वो माहिम का इलाका था। तभी कंप्यूटर के स्पीकर से जगमोहन की आवाज़ उभरी। पेट बिल्कुल ही खाली लग रहा है, जैसे कि हमें लग रहा है कि हम 2 दिन से बेहोश रहे। इन 2 दिनों में हमने कुछ भी नहीं खाया। समझ में नहीं आता कि हामिद अली ने हमें 2 दिन बेहोश क्यों रखा। समझने वाली बात तो ये है कि उसने हमें इस तरह छोड़ा क्यों। तभी अनीस के कानों में एक अन्य आवाज़ पड़ी। ऑर्डर सर। वो शायद वेटर था। भारी खाने का ऑर्डर देना, पेट खाली है, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान वेटर को खाने का ऑर्डर देने लगा। अनीस की निगाह कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आते बिंदुओं पर थी
जो इस समय एक जगह पर स्थिर नजर आ रहे थे। अनीस के चेहरे पर शांत भाव थे। तभी अनीस का मोबाइल बजा। कभी कभार स्पीकर से देवराज चौहान या जगमोहन की आवाज़ सुनाई दे जाती। हेलो, अनीस ने बात की। डिवाइस और ट्रांसमीटर सही काम कर रहे हैं। उधर से हामिद अली की आवाज़ आई। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं जनाब। इस वक्त वे दोनों कहाँ हैं? माहिम के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने की तैयारी में है। वो इस बात को लेकर उलझन में है कि 2 दिन उन्हें बेहोश क्यों रखा गया या उन्हें छोड़ क्यों दिया गया। अनीस ने कहा, मतलब कि अभी तक उन्हें हकीकत का पता नहीं चला। पता चलेगा भी कैसे? डॉक्टर अग्रवाल ने इंजेक्शनों से जख्मों को सुखा दिया। वो सोच भी नहीं सकते कि उनके शरीरों में क्या क्या फिट किया गया है। हमारा प्लान सही काम कर रहा है। इतनी जल्दी वे रेस्टोरेंट में कैसे आ गए? उनके दिलो दिमाग में कई तरह के प्रश्न उभर रहे थे और इन हालातों में उन्होंने बंगले में रहना ठीक नहीं समझा। उन्हें लगा था कि उन पर नज़र रखी जा रही है, परंतु बाहर निकल जाने पर वो इस बात को लेकर परेशान हो गए कि उन पर नज़र नहीं रखी जा रही। वो समझ लेना चाहते हैं, जब तक हम बताएंगे नहीं आसानी से मामला उन दोनों को समझ में नहीं आएगा। उधर से हामिद अली ने कड़वे स्वर में कहा, मेरे को गालियाँ दे रहे होंगे। नहीं जनाब, वो तो इस परेशानी में गिरे हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। किसी को फ़ोन किया उन्होंने या फ़ोन आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम अपने काम में सफलता से आगे चल रहे हैं। अनीस, मान लो किसी वजह से उन्हें बम से उड़ाना पड़े तो तब हमारी क्या स्थिति होगी? हम ये काम कर पाएंगे? हमें फ़ौरन उन तक पहुंचना होगा। रिमोट बम के 50 मीटर के दायरे में काम करता है। हमें इमरजेंसी हुई तो तब हमें ये काम करने में बहुत देर हो जाएगी ना, है ना? जी जनाब, यही बात मेरे मन में आई थी। मैं तुम्हारी ड्यूटी बदल रहा हूँ। तुम रिमोट के साथ देवराज चौहान और जगमोहन के करीब 50 मीटर के दायरे में रहोगे, ताकि जब मैं कहूँ कि उन्हें बम से उड़ा दो तो तुम फौरन ये काम कर सको। तुम्हारी जगह मूसा संभालेगा। उसके आते ही तुम देवराज चौहान और जगमोहन के करीब पहुंच जाओगे। 50 मीटर की दूरी पर रहोगे और तुम्हें उनकी निगाहों में नहीं आना है। उधर से हामिद अली ने कहा, बेहतर जनाब। एक और मुन्ना नाम है उसका। उसे मैं उन दोनों की निगरानी पर लगाने जा रहा हूँ। उसकी क्या ज़रूरत है जनाब, मैं ही काफ़ी। ज़रूरत है। वो दोनों कभी तुम्हारी नज़रों से दूर भी हो सकते हैं, फिर दोबारा उन तक पहुँचने में वक्त लगेगा। जबकि उनकी हरकतों की खबर हर पल मुझ तक पहुँचनी चाहिए। ऐसे में कोई ऐसा भी हो जो हर पल उन पर नज़र रखे। ये ठीक है कि डिवाइस से हम उन स्थितियों को जान पा रहे हैं कि वो मुंबई के किस कोने में हैं। उनकी बातें भी सुन रहे हैं उनके शरीर में फिट ट्रांसमीटर से। परंतु ये भी तो पता चलना चाहिए कि वो कब कब क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए ये काम मुन्ना और उसके साथी संभालेंगे। तुम्हारा काम देवराज चौहान और जगमोहन के आसपास रहना है और जब मैं कहूँ रिमोट का बटन दबाकर उन्हें बम से उड़ा देना है। उनकी नज़रों में नहीं आना है तुम्हें। समझ गया जनाब। मूसा के वहाँ पहुँचते ही तुम देवराज चौहान और जगमोहन की तरफ चल देना। मुन्ना खान तनाव में था। आज तीसरा दिन चल रहा था और हामिद अली का कोई फ़ोन नहीं आया था। वो ये खबर पाना चाहता था कि देवराज चौहान और जगमोहन कहाँ पर है, हामिद अली कहाँ पर है, और इन बातों को मार्शल तक पहुँचाना चाहता था। वो जानता था कि भारतीय जासूसी संस्था उसे सुधरने का शानदार अवसर दे रही है। अगर उसने भविष्य में शरीफों की तरह ज़िंदगी बिताई तो उसके पिछले सारे मामले हटा दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो उसे इस बात की चिंता थी कि हुस्ना को कहीं वो लोग उम्र भर के लिए जेल में न डाल दें और वो हमेशा के लिए हुस्ना से जुदा न हो जाए। हुस्ना से प्यार था उसे, दिल से चाहता था हुस्ना को। अपने भविष्य के बारे में सोचकर कभी कभार वो तनाव में आ जाया करता था कि उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब उसे गोली लगे और मारा जाए। परंतु वो ये भी जानता था
कि आतंकवाद की राह से पलट पाना भी अब आसान नहीं। लेकिन भारतीय जासूसी संस्था अब उसे मौका दे रही थी कि वो चाहे तो हुस्ना के साथ आराम से रहकर जीवन बिता सकता था। बबलू का ख्याल भी मन में था। बेशक वो नशेड़ी ही सही, लेकिन उसका भाई था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बबलू को परेशानी सहनी पड़े। लेकिन सब कुछ ठीक तभी हो सकता था जब वो कुछ करके दिखाए। 2 दिन से मार्शल की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया था। वो बाकी साथियों के साथ इसी ठिकाने पर रह रहा था। इस समय दोपहर के 12 बजे थे कि फ़ोन आया। हेलो, मुन्ना ने फ़ौरन बात की। सब ठीक है मुन्ना? हामिद अली की आवाज़ कानों में पड़ी। जी जनाब। मुन्ना का दिल धड़क उठा। सब ठीक है, आपकी मेहरबानी है, पर खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। काम के लिए ही तुम्हें फ़ोन किया है। हुक्म कीजिए। ये काम मैंने तुम्हारे हवाले करने की इसलिए सोची कि तुम सब लोग देवराज चौहान और जगमोहन को जानते हो। मुन्ना का दिल जोरों से धड़क उठा। जी जनाब, मुन्ना के होठों से निकला। तुम्हें देवराज चौहान और जगमोहन पर नज़र रखनी है। और नज़र रखनी है, लेकिन वो दोनों तो आपके पास है जनाब। आज उन्हें छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया? मुन्ना हक्का बक्का कह उठा। 2 पल तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। ये कैसे हो सकता है जनाब कि आपने देवराज चौहान और जगमोहन को छोड़ दिया है? हमने कितनी मेहनत से उन्हें पकड़ा। तुम्हें सब कुछ नहीं मालूम, इसलिए तुम इस बात को समझोगे नहीं। वो दोनों अभी भी मेरी मुट्ठी में है। मेरे बटन दबाने की देर है कि उन दोनों के सिर उड़ जाएंगे। समझे मुन्ना? नहीं समझा। मुन्ना के चेहरे पर हैरानी और उलझन के भाव थे। देवराज चौहान और जगमोहन के शरीरों में खोजी डिवाइस, ट्रांसमीटर और बम लगा दिए गए हैं। वो जहाँ भी होंगे हमें पता चलता रहेगा। वो जो बातें करेंगे हमें सुनाई देंगी, और जब हम चाहेंगे उन्हें बम से उड़ा देंगे। ओ, मुन्ना ठगा सा खड़ा रह गया। अभी वो भी नहीं जानते कि हमने उनके साथ क्या किया है। बेहोश करके ये सब काम किया गया। बेहोशी में ही इंजेक्शन के सहारे उन जख्मों को सुखा दिया गया जहाँ जहाँ ये चीज़ें फिट की हैं। आज सुबह उनके बंगले पर उन्हें छोड़ दिया गया। जनाब, आपने तो कमाल कर दिया। क्या आइडिया निकाला है। परंतु इन बातों का फ़ायदा क्या? बहुत फ़ायदा है। यहीं से मेरी प्लानिंग शुरू होती है, हामिद अली ने कहा। हामिद अली का हंसी से भरा स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान और जगमोहन आतंकवाद के खिलाफ है। अब मैं उनके हाथों से ही आतंकवाद फैला रहा हूँ। फिर वो ये काम करेंगे? मुन्ना के होठों से निकला। नहीं करेंगे तो उनके भीतर लगा बम ब्लास्ट हो जाएगा। मैं करूँगा वो ब्लास्ट। क्या खूबसूरत प्लानिंग है आपकी जनाब। आप तो मेरी सुनो। वो दोनों जहाँ भी है हमारे काबू में है, परंतु मैं चाहता हूँ कि उनकी हरकतों की खबर भी मुझे मिलती रहे। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।